Take your seat. 1 second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. The moment I thought you will, Pramod ji, I thought you will appreciate sense of anticipation of your chairman. Sir. That he got the matter concluded. Sir. And nothing has gone on record beyond the first part of it. अच्छी खबर है नहीं अच्छी खबर है कि नहीं नो मिस्टर पीयूष गोयल ये अच्छी खबर है कि आपने एक ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया है उसको एंडोर्स कर रहे हैं दूसरी खबर इज नॉट ऑन रिकॉर्ड सिर्फ एक ही खबर रिकॉर्ड पर है 1 second please hear the leader of the opposition. Sir, you will help us calm down the atmosphere. नहीं उनको थोड़ा मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उनको पास करता हूँ क्योंकि वो प्राइवेटली कर दो सर नहीं वो मेरे माध्यम से नहीं आपके थ्रू ही करता हूँ कि झारखंड में कौन है हमारे कोएलिशन गवर्नमेंट में जेएमएम के वो ट्राइबल नहीं है अच्छा और आपको तो मालूम है आप बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं वसंत नायक 11 साल बंजारा कम्युनिटी का आदमी वो भी महाराष्ट्र में उनके स्टेट में था अरे ये ऐसे एग्जाम्पल देख के लोगों को आप कमजोर करने की जो बात करते हैं ये ठीक नहीं है हमेशा ये चीज करते हैं है कि माननीय वसंतराव नायक जी हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री थे और ये भी वास्तविकता है कि जेएमएम पार्टनर है पर हमारा कहना तो यही है कि कांग्रेस इतिहास में रहती है वर्तमान की कांग्रेस आज 2G के अलावा कुछ सोचती नहीं है वर्तमान की कांग्रेस ट्राइबल्स के लिए कुछ चिंता करती नहीं है वर्तमान की कांग्रेस कोएलिशन पार्टनर्स के बलबूते पे ही चल पाती है वर्तमान की कांग्रेस में ट्राइबल कुछ सपोर्ट या कुछ भी चिंता दिखती नहीं है Honorable members, I have a middle ground. Rather than talking of the chief ministers who are associated with a particular party, we all are grateful that the nation today has a tribal woman as president. And that's a matter of joy for all of us. And she is our president, not a president of any specific party. So it's a sense of elation, not only nationally, but globally. That's a great achievement. Papers to be laid on the table. Shri Fagan Singh Kulaste. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह। सर, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। श्री राव साहेब दादाराव दानवे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यवाही में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 4 in today's list of business. His colleague's name, sir. I think let them use their own discretion. No, they are fully equipped. There is no clerical error. No, and we can take pride in his senior colleague being absolutely doing justice to all of us. Jairam is worried because there were some news reports that the machine went wrong and machine had to be repaired.
So he is doubting that. whether this has happened in this one. Always remember, his name has Ram in it. दो राम कैसे? अच्छा दो राम. श्री रामेश्वर तेली. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर. महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री अजय भट्ट. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related Parliament Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, श्री सुशील कुमार मोदी. महोदय, मैं विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Report of the department related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, श्री बाबूराम निषाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related Parliament Standing Committee on Water Resources, श्री प्रमोद तिवारी. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी अस्थायी समिति की 25वां और 26वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। Statement of the department related Parliament Standing Committee on Water Resources, श्री प्रमोद तिवारी. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध जल संसाधन अस्थायी समिति की आगे की कार्रवाई के वक्तव्य के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Statements of the department related Parliament Standing Committee on Communications and Information Technology, श्री कार्तिकेय शर्मा. Sir, I rise to lay 9 statements, Hindi and English version, showing further action taken by the government on the recommendations contained in the 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 49th, 50th and 51st action taken reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology 23-24, as listed against my name in today's list of business. Statements by Ministers, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यवाही के क्रम संख्या 13-1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री दानवे राव साहिब दादा राव. सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं। कोयला मंत्रालय के अनुदान मांगे 22-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति। कोयला मंत्रालय के अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में विभाग संबंधी कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों में कार्यान्वयन की स्थिति। Honorable members, 2 notices under Rule 267 received from Sri Syed Nasir Hussain and Dr. Ami Yaznik do not merit admittance. Honorable members,
No, I have stopped the practice. I have reverted back to the earlier wholesome practice. I have to inform honorable members. That is regarding former son, sir. That needs to be discussed here. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 11 December 2023 with the following members: Shrimati Kanta Kardam, Miss Rose Pandey, Shrimati Jaya Bachchan, Shrimati Priyanka Chaturvedi, Dr. C.M. Ramesh, Shri Akhilesh Prasad Singh, Shri Tiruchi Shiva, Shri Sushil Kumar Modi. Yes, Shri Sushil Kumar Modi, I have given the name. Oh, शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, बट नाम में बहुत कुछ रखा है, सरनेम में ज्यादा रखा है. I correct myself. Shri Sushil Kumar Gupta, the correct name. आपके मन में सिर्फ मोदी ही मोदी है. My secretary general is Modi. So you think I am modified? Actually, let me tell you and betray my heart. मेरे दिल में डॉक्टर सुदेश धनखड़ के अलावा कोई नहीं है. And my heart is fully occupied. And this is endorsed by the leader of the opposition. जैसा कि इन्होंने कहा, मोहब्बत हमसे, शादी उनसे. देखिए, आप तो कह रहे हैं दूसरे लहजे में. आपने सात्विक तरीके से बात कही थी. Leader of the opposition had said so in sublimity, in elegant style, with positivity. There was no sarcasm in that. I think you are so close to such a veteran, you can learn a lot. You only have to be in reception mode. Yes. Not many people here have that kind of track record in political functioning. Sharad Pawarji is another. Matters raised with permission. Dr. Prashant Nanda, demand for timely disposal of pensions under Artist Pension Scheme and Welfare Fund. धन्यवाद सर. मैं उन कलाकार के बारे में बोलना चाहता हूं जिन कलाकारों ने देश के अस्मिता के लिए अपनी सारी जिंदगी दे दिए हैं. सर, ये वो कलाकार नहीं है, वो स्टार नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास बंगले नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रेम है देश के लिए. सर, ये वो कलाकार हैं जब वो देश के अस्मिता के लिए काम कर रहे थे तो खाने के लिए उनके पास समय नहीं था, और वो कलाकार हैं जो आज खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है. उन्हीं के बारे में आपको ये मैं बताना चाहता हूं, और इस हाउस में मैंने और एक बार भी बोल चुका हूं. सर, ऐसे क्या है, एक सरस्वती देवी है उड़ीसा के, उन्होंने अप्रैल 2000 में उनका पेंशन बंद हो गया, और बहुत सारे हैं इस देश में जिनका पेंशन बंद हो रहा है. और आपको ये चीज भी मैं बोल दूं कि मैं भी खुद लिख लिख के थक गया और बोल के यहाँ थका नहीं हूं, आशा रखा, पर ना कोई खबर ना कोई संदेश हुआ. ऋतु आए रुत जाए. सर, चिट्ठी तो मैं मंत्री जी को दिया था, और ये जो सरस्वती देवी, इन्होंने अंडर सेक्रेटरी को लिख के दिया था 22 को. अब सोचिए, ये कलाकार
जिन्होंने अपनी अस्मिता को बचा के रखे हैं, उनका इस समय में उनको हेल्प करने के लिए सरकार ने व्यवस्था भी किया है। उनके पास है पेंशन स्कीम है, वेलफेयर फंड स्कीम है, उसी में से उनको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 हज़ार रुपया मिलता है और 4-5 हज़ार रुपया में भी वो जी जाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थोड़ा सा उनके लिए समय दीजिए। थोड़ा सा आप अगर समय देंगे तो वो जो कलाकार लोग हैं वो लोग बच जाएंगे। और ये भी हमारी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। देश की अस्मिता के लिए जो पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, उनके लिए क्या इतना नहीं कर सकते? और इतना बोलने के लिए ये संवेदनशील जो मामला है, इसके लिए बोलने का मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और ये सोचता हूं कि इस बार हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, जो किशन रेड्डी जी में धन्यवाद माननीय प्रशांत नंदा जी। डॉक्टर वी शिवदासन डिमांड टू डेवलप कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं अपना नाम यहाँ भेज दें। डॉक्टर वी शिवदासन for their intervention in the development of the Kannur International Airport. The airport is the hope of the people. Sir, the catchment area of the airport includes Kannur, Calicut, Kasaragod and Wayanad districts. And the people from Coorg also using this airport for their own airport. In Kannur, around 5,000 acres of land owned by the state government for the development of the Kannur International Airport project. The KIAL also heavily invested in the infrastructure facilities. The sizable number of people, NRI population is here, sir. Historically, Malabar has a great contact with the foreign countries like Arabian land. The cargo products such as marine products, handlooms and handicrafts have enormous potential in this region. Kannur, the land of looms and loaves and surrounding region, has a high and tourism potential, the biggest thriving beach in Asia, Naval Academy of Indian Navy, the great centers of Indian freedom movement and the noted places of folk arts also here, sir. The thousands of tourists visits here to see the beauty of the land, to study the historical monuments and enjoy the weather and flora and fauna. The one side of the border of the one side of the districts, Arabian Sea, other side is Western Ghats. Sir, thousands of tourists are visiting this area. The development of this area is inevitable for the sustainable development of the people, sir. Foreign airlines are requesting for providing their services on this airport, but the ministry is not ready to allow the permission. At the same time, they have given the permission to some other airport. The entire people of Kerala, together, they are requesting for granting the point of status of Kannur International Airport. Sir, but this union government is not ready to allow the permission. They are trying to catch the Kannur International Airport because they are trying to catch the dream of the people. In the ministry, some of them targeting the people of Kannur and the international airport, the dream project of Kerala. Sir, Mangalore Airport and Trivandrum Airport is running by a big corporate company. If the government is trying to protect the profit of this big corporate company, their own friend, so I am telling to them, sir, then I am sure they will be punished by the people today or tomorrow. They will be punished by the people today or tomorrow. With these words, I am concluding, sir. Please protect the airport. Please try to help them, Kannur International Airport. The government should do their duty. This is my request. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Mani Sant Balbir Singh ji, demand to address the problems being faced by the farmers of Punjab due to financial recession. बहुत ही सत्कारयोग उप चेयरमैन साहब, धन्यवाद थोड़ा टाइम देने का। सो असी अज पंजाब के किसानों के जो मंदहाली वाल नूं जा रहे हैं, उन्होंने मंदहाली चों कढ़ण वास्ते सारे संसद और सरकार का ध्यान दिवाना चाहते हैं। सो किसी पंजाब की कहावत है, उत्तम खेती
ਮਧਮ ਵਿਚਾਰ ਵਪਾਰ ਨਿਖਿਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗੁਵਾਰ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 114 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ 1962 ਰੁਪਏ MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਕੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਤੱਕ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ। ਆਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਿਵਰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। Now Dr. M. Thambi Durai demand to start 8-lane road project between Karu and Coimbatore and 6-lane road project between Karur and Trichy. I would like to draw the attention of the Honorable Minister of Road Transport and National Highways to a road project which is pending for a long time in Tamil Nadu. Sir, Karur to Coimbatore National Highways 8-lane project was approved long time ago by the Ministry of Union Government, but it is not yet implemented. Likewise, Karur-Trichy National Highways 6-lane project is also a necessity in the present circumstances. And I request the Honourable Minister to start these projects for the reason that I am explaining now. Karur is a city in Tamil Nadu famous for production and export of handlooms, textiles and mosquitoes net. Further, it is also a famous city for bus building industries. There are also cement factories established in Karur. It is a very big city in itself, sir. Coimbatore is also a Manchester of South India, and Coimbatore it is well known. Trichy is also a major city which is producing a lot of industries in that area. Therefore, sir, you know very well, during our former Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi Palaniswamy, he has taken a lot of effort to implement this project and tried to cooperate with the central government. He appointed many officials to acquire the land, everything. But in spite of our former Chief Edappadi Palaniswamy, I don't know why this project is still pending. Because of the importance of this project, strategic city, which are all corporations themselves. Karur is a corporation, Trichy is a corporation, and Coimbatore corporation. These corporations have several thousand speed travel from one to other on a daily basis. And if the 8-lane projects between Karur and Coimbatore and 6-lane project between Karur and Trichy is implemented, travel between the Trichy and Coimbatore can be reduced to 2 hours
and will boost for the economy, sir. And also, because of the lack of these roads, lot of accidents are taking place, especially Karur people suffering a lot. Many accidents took place, many people died, therefore the tragedy thing we are seeing in the city, that area. Therefore, it is very necessary. I request the Honorable National Highways authorities and also Minister to see that this project, that Karur to Coimbatore and also Karur to Tiruchirappalli, both can be connected. The airport also, Coimbatore Airport and Trichy Airport, connecting 2 hours we can travel. That is the facilities. Therefore, I am request the Honorable Minister and the central government and also state government also to cooperate in that, to see that project can be implemented, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. M. Thambidure. Dr. Santanu Senji requests to change the logo of the National Medical Commission. Thank you, sir. The country as a whole and the entire medical fraternity demand the restoration of previous logo of National Medical Commission. Sir, earlier it was Indian Medical Degree Act 1916, which became Indian Medical Council Act 1933, and finally it became Indian Medical Council Act 1956. And thereafter, despite having several objections from different corners of the society and the fraternity, it was repealed and National Medical Commission came into force from 25th September 2020, repealing the 64 years old Indian Medical Council Act 1956. Sir, earlier it was termed as Western medicine, then it became medicine, and finally it was termed as modern medicine. And the logo of modern medicine is codices. And there was no need and there was no permissible condition so for the provisions of National Medical Commission is concerned that this logo can be changed. But unfortunately, we have seen in recent past, I don't know whether because of the government instruction or by National Medical Commission itself, they have changed the logo and they have brought a photograph of Dhanvantari in the logo, sir. Sir, change of logo was absolutely not needed. It's symbolizing one particular religion. What is the function of National Medical Commission? It regulates the medical curriculum. It gives sanction to the new medical colleges. Its function is not to promote any particular religion, sir. Even the Ayush department, they didn't change their logo, but National Medical Commission, they have changed their logo, sir. It's against the basic oath which we the doctors take after passing MBBS, be it the Charok oath or be it the Hippocratic oath. We take oath that we will treat each and every patient irrespective of their caste, creed and religion. Yes. We are not bound to treat one particular religion, sir. Sir, again, it is the basic essence of the Indian Constitution, which through its Article 25 and 26, after the 42nd Amendment in 1976, speaks about that India is a secular country and we should promote dovetailing of religions. There are 8 major religions of the world in the country that exist very much in our country, sir. Sir, we know by now that we worship Ram and some uses the religion for their political benefit. It is known to all that in UP, one Dalit is forced to lick his feet from the ground because his son gets married to another community woman. And it's known to us by now that in Lok Sabha, their MP openly abuses one Muslim MP and the Ethics Committee and the Privilege Committee remain silent on this. So we do demand, and Indian Medical Association being the largest organization also demand that immediately the previous logo, which does not symbolize any particular religion, should be restored, sir. Thank you very much. Thank you. Manni Sri Ramji, regarding displacement of tribals in Dadra and Nagar Haveli. Please, Manni Mantri ji, kuch bola. Please. Please, Manni Mantri ji, please. धन्वंतरी हिंदुस्तान के मेडिकल साइंस के एक प्रतीक है। उसका लोगो ऑलरेडी उसमें था ही, उसमें केवल थोड़ा सा कलर किया है और कुछ नहीं करा है। दूसरा क्या उसमें नो प्लीज नॉट अलाउड डॉक्टर थम्बीदुरै जी, नो प्लीज ये हमारे लिए क्या देश, माननीय वाइस चेयरमैन सर, हमारी विरासत से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हिंदुस्तान की विरासत है, ये मेडिकल साइंस का प्रतीक है। जिन्होंने मेडिकल साइंस में इतना रिसर्च किया था उसके प्रतीक के रूप में हमने फोटो रखा है, उसमें और कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें तो प्राउड फील करने का समय है, उसके लिए क्वेश्चंस करने का समय नहीं है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय श्री राम जी,
माननीय श्री राम जी, not present. Dr. Thambi Durai ji, you are not allowed, please, senior, you are senior man. Mani Sri Abir Ranjan Biswas need to address the rising cases of crime against women. Mani, please take your seat. Mani Abir Ranjan Biswas ji. Thank you for allowing me. My subject is need to address the rising cases of crime against women. Sir, I would wish to bring to your notice that the recent National Crime Records Bureau, that is the NCRB, has reported revealing a staggering figure of 4,45,256 cases of crimes committed against women in 2022. Shame. So this translates to about 51 FIRs filed every hour. My God. Shame. And so the issue of women's safety has become very paramount. It is imperative for authorities to address this concerning trend and implement robust measures ensuring the safety and security of women all across the nation. Sir, while the data underscores the urgent need to have comprehensive strategies to combat gender-based crimes, it's noteworthy that Kolkata stands out as the safest city in the country. Yes. This distinction highlights the effectiveness of local initiatives and law enforcement efforts in creating a secure environment for women. So, to further enhance women's safety nationwide, it is crucial for policymakers to analyze successful models like that of Kolkata and replicate best practices that are available all over the nation. This may include increased police presence, community engagement programs, and leveraging technology for a rapid response to such incidents. This alarming statistics underscores the responsibility of both law enforcement and roping in and engaging the community to work collaboratively in tandem in creating a society where women can live without fear. Sir, it is essential to prioritize and invest in women's safety, ensuring that every city and region becomes a safe haven for women to thrive and contribute to the nation's progress. Thank you, sir. Thank you, Manya V. Ranjan ji. Honorable Sri Dhananjay Bhim Rao Mahadik ji, demand for electrification and doubling of railway track between Kolhapur and Miraz. धन्यवाद उपसभापति जी। सर, कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही समृद्ध जिला है। पर कैपिटा इनकम में देश में हम दूसरे स्थान पर हैं। कोल्हापुर में एक प्राचीन महालक्ष्मी जी का मंदिर है। देवी महालक्ष्मी जी का तिरुपति बालाजी से धार्मिक संबंध होने की वजह से रोज लाखों श्रद्धालु कोल्हापुर आते हैं। सर, टूरिज्म के कई सारे साइट्स हैं, बहुत अच्छे मंदिर हैं, 13 किले हैं, उसमें से विशालगढ़ और पनालगढ़ जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वास्तव रह चुका है। छत्रपति शाहू महाराज जी का जन्म स्थान भी कोल्हापुर है। सर, कोल्हापुर में बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से शुगर केन की रिकवरी देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 कोल्हापुर में है। सर, यहाँ के लोग मेहनती हैं। इंडस्ट्री का एक बड़ा हब यहाँ पे बन चुका है, जहाँ कपड़ा, गुड़, चीनी की कई सारी मिलें हैं, फाउंड्री है, कास्टिंग है और रेमंड जैसी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पे है। सर, सन 2015 में रेलवे विभाग ने कोल्हापुर पुणे विभाग में पुणे से लोंडा वाया मिरज रेलवे ट्रैक की डबलिंग लाइनिंग का विद्युतीकरण के लिए लगभग 500 करोड़ का आवंटन किया था। मिरज से कोल्हापुर केवल मात्र 47 किलोमीटर है। सर, और मैं लोकसभा में था तब से ये मांग कर रहा हूँ कि मिरज से कोल्हापुर डबल लाइनिंग होना चाहिए। जो पुणे लोंडा था मिरज तक, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सर, तो अभी सर डबल रेलवे लाइनिंग होने से कोल्हापुर के लिए कई अधिक ट्रेनें और अधिक व्यवसाय का फायदा हो सकता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि कोल्हापुर मिरज रेलवे ट्रैक की डबलिंग लाइनिंग और विद्युतीकरण की मंजूरी दी जाए। इसमें भविष्य में कोंकण रेलवे लाइन के विस्तार के लिए भी इसका फायदा होगा। साथ ही जो वंदे भारत जो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, उसकी भी अनाउंसमेंट कोल्हापुर मुंबई के लिए हो चुकी है, वो भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक विजनरी लीडर है, उन्होंने कोल्हापुर के लिए बहुत कुछ दिया है। यातायात के लिए, आवागमन के लिए 6 लेनिंग रोड कोल्हापुर से जा रहा है
इंडस्ट्रियल हब जो कॉरिडोर बन रहा है वो भी कोल्हापुर से जा रहा है। कोल्हापुर का एयरपोर्ट हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 274 करोड़ देके वो भी फुल फ्लेजेड चल रहा है, 5-6 फ्लाइट चल रही है। पीएम ई बस सेवा केंद्र के माध्यम से 100 बसेस आवंटित हुई है। तो सिर्फ ये रेलवे का एक काम जो है पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोल्हापुर मिरज जल्द से जल्द डबलिंग विथ इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय धनंजय भीमराव महादिक जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड टू रिजॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशिएंसीज ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन ओडिशा। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं आदिवासी बच्चों की शिक्षा के विषय में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। माननीय विषय है जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं EMRS, उसका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, और दूसरा जो EMRS स्कूल्स जो नॉन फंक्शनल हैं। महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 2020 का एक रिवाइज्ड गाइडलाइन है जिसके तहत EMRS स्कूल्स का स्थापना करने के लिए एक ब्लॉक में कम से कम 50% आदिवासी जनसंख्या होना चाहिए और कम से कम 20,000 की आदिवासी की जनसंख्या होना चाहिए। महोदय, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अपनी 31वां रिपोर्ट 2020 अप्रैल में, जिसका टाइटल है रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ EMRS, इस पॉपुलेशन क्राइटेरिया को अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बताया और 41st रिपोर्ट में भी उन्होंने यही बात को दोहराया और चिंता जाहिर की, क्योंकि महोदय ये जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं देश में जहां पे 50% का आदिवासी जनसंख्या ना होके 42%, 45%, 40% है। तो सर वो ब्लॉक्स के बच्चों का क्या गलती है कि उनको ये EMRS एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव किया जाए। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा महोदय। एक उड़ीसा में एक ब्लॉक है पालहड़ा ब्लॉक, अंगुल जिले में, जिसमें आदिवासी जनसंख्या है 40%, और एक ब्लॉक है कनकड़ाहाट, ढेंकानाल जिले में, जिसमें 43% आदिवासी पॉपुलेशन है, और एक ब्लॉक है पाइकमाल, बरगढ़ जिले में, जिसमें करीबन 36% आदिवासी है। और तीनों ब्लॉक में EMRS स्कूल नहीं हो सकते पॉपुलेशन क्राइटेरिया की वजह से। तो सर ये बहुत अच्छा स्कीम है, एक्सीलेंट स्कीम है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है सर, इसके तहत बहुत सारे सर आदिवासी बच्चे डिप्राइव हो जा रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के तहत। और दूसरी बात सर, अभी उड़ीसा में 104 EMRS स्कूल्स का सर सैंक्शन हुआ है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 32 स्कूल्स ही फंक्शनल हो पाए हैं। 72 स्कूल अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए। सर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा कि करीबन 40,000 करोड़ रुपया का सैंक्शन किया गया EMRS स्कूल्स में टीचर्स अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन सर जब स्कूल्स ही फंक्शनल नहीं होंगे तो सर ये टीचर्स अपॉइंट होकर भी क्या फायदा। तो सर मेरे सरकार से यही सर विनती है कि जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाए, और इस बारे में मैंने सर चिट्ठी भी लिखा था मंत्रालय को, और माननीय मंत्री रेणुका सिंह जी का भी मेरे पास रिप्लाई आया था कि 2025-26 में ये जो क्राइटेरिया है इसका पुनर्विचार किया जाएगा। ये उन्होंने रिप्लाई दिया अपनी चिट्ठी में। तो सर 3 साल बहुत देर हो जाएगा सर, आदिवासी बच्चे 3 साल के जो डिप्राइव हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सरकार इस बारे में ध्यान दे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुजीत जी। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, नीड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। महोदय, ऑल इंडिया सर्विसेज यथा IAS, IPS, IFS और सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। CAG भी प्रति वर्ष वेबसाइट पर अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि MLA MP का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति मतदाताओं को जानने का अधिकार है। तो जब कोई MP MLA चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, और MP बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी MPs को संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। यहाँ तक कि सेंट्रल कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री तक सभी मंत्री प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, अगर MP मंत्री IAS के समान जजेस के लिए भी एसेट डिक्लेरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को
वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कॉलेजियम इसके लिए मैकेनिज्म विकसित करे। सौती महोदय, एनीबडी होल्डिंग पब्लिक ऑफिस एंड ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम एक्सचेकर should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds। जिस प्रकार एमएलए एमपी की संपत्ति जानने का वोटर को अधिकार है, उसी प्रकार litigant has a right to know the assets of judges। This will repose the confidence and trust of the litigating public in the judicial system। If the minister who decides about awarding a tender has to disclose his assets, why not the judge who decides if the minister decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function। सौती महोदय, मैं सदन को भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 7 मई 1997 को यह निर्णय लिया कि सभी जजेस अपनी प्रॉपर्टी का मैंडेटरी डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसको वॉलंटरी कर दिया। और आज ही सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया, 2018 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वॉलंटरी है, और केवल 55 जजेस की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और केवल 5 हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सूचना है, और वो भी कुछ ही जजेस की है। और इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी धन्यवाद माननीय सुशील कुमार मोदी जी। जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, काइंडली सेंड योर नेम्स हियर, यू नो द प्रोसेस। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। धन्यवाद, आपने मुझे 0 आवर में अपनी बात रखने का मौका दिया। आज मैं इस सदन के समक्ष एक बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक मुद्दा उठाना चाहूँगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरस्टेट ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग भी शामिल है। यह नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन जाता है, क्योंकि इससे जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वही आगे जाकर आतंकवाद, ड्रग ट्रेड, आर्म्स ट्रेड और इस जैसे अन्य गैर कानूनी कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। हमारे संविधान में सिर्फ 2 मुद्दों को डायरेक्टली पनिशेबल बनाया गया है, ट्रैफिकिंग और अनटचेबिलिटी को, और इसे आर्टिकल 23 के माध्यम से फंडामेंटल राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड पर जाएं तो 2022 में जो केस रिकॉर्डेड हुए वो 2021 थे, 2112 थे, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यदि हम गहराई में जाएं तो ये शायद मुद्दे लाखों में, ऐसे केसेस लाखों में आएंगे। मैं इस सदन में पंजाब से आता हूं, जहां क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के केसेस भी सामने आते रहते हैं, जहां महिलाओं को नौकरी के नाम से अच्छी तनख्वाह देने के लालच में दुबई, ओमान वगैरह ले जाया जाता है और वहां ले जाकर उनसे हैरासमेंट शुरू होती है। पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, कैद में रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, स्लेवरी कराई जाती है, डोमेस्टिक हेल्प जबरदस्ती कराई जाती है, जिसकी पेमेंट भी नहीं की जाती। इसके साथ साथ सेपरेटली चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, प्रोस्टिट्यूशन, बॉन्डेड लेबर जैसे कारण भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पैदा होते हैं। भारत सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए डी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2018 में लोकसभा में पास करवाया, लेकिन लैप्स होने की वजह से ये पारित नहीं हो पाया। तो मैं चाहूँगा और भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर फिर से संज्ञान लें और एक डेडिकेटेड कानून लेके आएँ, ताकि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकें और जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर सख्त एक्शन ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक मित्तल जी। माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, डिमांड टू इंक्लूड अहिंसा इन preamble of the Indian Constitution. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity on this very important topic. The topic is demand to include ahimsa in the preamble of the Indian Constitution as proposed by Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji. Sir, in May 2018,
Odisha's Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, during the first meeting of the Committee for 150th Birth Anniversary Celebrations of Mahatma Gandhi, had proposed that the idea of ahimsa or non-violence should be included in the preamble of the Indian Constitution. Honorable Deputy Chairman, sir, he had said this would inspire future generations, not only of India, but also people around the world who would be reminded of the profound truth of this principle. He further said that this is the most important aspect of Mahatma Gandhi, the doctrine of non-violence, because it talks about poverty and social injustice as the greatest violence against humanity. Again in December 2019, Honorable Deputy Chairman, sir, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, reiterated his demand for inclusion of ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution while addressing the second meeting of the National Committee for Celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. And he said that ahimsa is the most powerful message given by India to the world, and that ahimsa has made our freedom struggle a unique freedom struggle in the entire world, while ahimsa is the only path of peace, development and equality. You'd be happy to know, Honorable Deputy Chairman, sir, that in March 2021, the Odisha Vidhan Sabha, the Odisha Assembly, unanimously passed a resolution to include ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution. The resolution was passed to commemorate the 100th anniversary of Mahatma Gandhi's visit to the state of Odisha. He had first visited on March 23rd, 1921. And in this way, Honorable Deputy Chairman, sir, Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji has been repeatedly requesting for ahimsa to be added in the preamble of the Indian Constitution. The Odisha Vidhan Sabha, unanimously, all MLAs, both BJP, Congress, BJD, independents, everyone came together and said, ahimsa ko भारत के संविधान के preamble में शामिल करिए. This is beyond party. This is about the philosophy of India. This is about the very identity of India, which is ahimsa and non-violence. In this regard, I reiterate that let the government bring about a proposal and an amendment to include ahimsa in the preamble of the Indian Constitution. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर सस्मित पात्रा जी. डॉक्टर फौजिया खान जी, issue of laser interferometer gravitational wave observatory in Hingoli, Maharashtra. Sir, as India takes off into the realms of scientific advancement, and as a proud Indian, I would like to say, न तू ज़मी के लिए है, न आसमां के लिए. जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए. Sir, India has embarked upon a momentous journey, marking its celestial prowess by touching the moon and nearing the sun. Yet, our quest to unravel cosmic mysteries has only just commenced. In the heart of Maharashtra's Hingoli, a barren expanse of land is poised to become the ground for one of the world's most ambitious scientific initiatives, the LIGO Observatory, dedicated to unraveling gravitational waves. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister of India for swiftly considering the plea that I personally made to him and granting the government's wholehearted approval and a sanctioned fund of rupees 2,600 crores for LIGO India, sir. Sir, this project promises an impactful change for the underprivileged in the Marathwada region of Maharashtra, making it a big hub for science. It pledges not only extensive scientific research, but also substantial investments in education, healthcare, and infrastructure, revitalizing the entire area. I implore the government to seize this opportunity by establishing a science city, fostering a world-class research university, constructing state-of-art infrastructure with robust connectivity and all around the LIGO project, sir. Moreover, I propose the creation of a dedicated committee
tasked with overseeing and guiding this monumental project. This committee would offer recommendations and strategies to harness this opportunity for the comprehensive development of Marathwada region. This endeavor isn't merely about a scientific exploration. It is about fostering a future where knowledge, innovation, and progress thrive, sir. Let us unite in our commitment to leverage this endeavor for the holistic advancement of our nation and its people. Sir, this is only the third location in the world that NASA has identified to set up this laboratory. Thank you, sir. Thank you, Dr. Fauzia Khan ji. Mani Sri Sandeep Kumar Pathak ji, demand to release dues under National Health Mission and Rural Development Fund to the state of Punjab. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं पंजाब के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके समक्ष और आपके माध्यम से इस पूरे देश और सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पंजाब का बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक के रखा हुआ है। लगभग आरडीएफ जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसमें 5,500, नेशनल हेल्थ मिशन का 621 करोड़, एमडीएफ का लगभग 850 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस का 1800 करोड़, टोटल लगभग 8,000 करोड़ पंजाब का पैसा केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है, रोका हुआ है किसी कारणों से। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सर, पंजाब के साथ अन्याय ना हो, पंजाब के अधिकार का पैसा उसे मिलना चाहिए। अगर मैं आरडीएफ की बात करूं सर, तो रूरल डेवलपमेंट फंड मोस्टली मंडी के रख रखाव और निर्माण के लिए होता है। इसके साथ साथ लगभग 67 किलोमीटर मंडी के आसपास का जो रोड होता है, सड़कें होती है, उसकी रख रखाव के लिए होती है। पिछली सरकारों ने किसी भी कारण से वो पैसा किसी दूसरी चीजों में खर्च कर लिया, तो केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक दिया कि भाई आप उसको सही उपयोग नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही है, लेकिन अब सरकार बदल गई है। पंजाब की जनता का हक सिर्फ इसलिए कि पिछली सरकार से एक गलती हुई होगी या जो भी कारण रहे होंगे, रोका नहीं जा सकता है। मेरा यह मानना है कि इसमें कई बारी चिट्ठी लिखी गई, केंद्र सरकार ने बड़े सकारात्मक तरीके से उत्तर भी दिए कि भाई आप नियम बनाइए कि उस पैसे को सही जगह उपयोग करोगे। पंजाब सरकार ने नियम बनाया, नियम के बाद केंद्र सरकार ने सहमति भी दे दी। हमने, पंजाब सरकार ने तो धन्यवाद तक दे डाला केंद्र सरकार को कि सर आप बहुत बहुत आभारी है। पैसा फिर भी रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया है सर, अब सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है। दूसरा है सर नेशनल हेल्थ मिशन का। सर, यहां माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन का सर लगभग 621 करोड़ रुपए रुका पड़ा है। इसमें यह कहा जाता है कि आम आदमी क्लिनिक जो है उसका केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, एनएचएम के जो पैसे हैं वो उस पे जा रहा है, इसलिए रोका गया है। पर सर, नेशनल हेल्थ मिशन के पैसा तो दवाइयों में भी जाती है, मशीनों में भी जाती है, जिला अस्पतालों में भी जाती है, तहसील के अस्पतालों में भी जाती है, और भी कई अस्पताल है उसमें जाती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो स्पेसिफाई कर दे कि भाई हम आम आदमी क्लिनिक पे पैसा नहीं खर्च करोगे तो आम आदमी क्लिनिक के लिए ना दे सर, बाकी के लिए तो दे। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आम आदमी क्लिनिक के लिए पैसा पंजाब सरकार अपने जेब से लगा रही है, उनका फंड है। तो मेरा यह मानना है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, बड़ी मुश्किल से जीएसटी का पैसा मिला, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वो नहीं भी देते तो हम क्या कर लेते, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहते। सर 35,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 35,000 राज्य और केंद्र सरकार के मुद्दों से संबंधित। सर, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे। थैंक यू। योर टाइम इज ओवर। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते, प्लीज। क्वेश्चंस राइज किया है, मुझे लगता है कि सदन को क्लैरिफाई करना आवश्यक है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। भारत सरकार फेडरल डेमोक्रेसी का सम्मान करती है। कोई राज्य को अपने अधिकार से वंचित ना रहे उसकी हम स्वयं चिंता करते हैं, लेकिन सरकार का दो दायित्व होता है। सरकार का दो दायित्व होता है, जो व्यवस्था के प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है। एक सिर्फ माननीय मंत्री की बात रिकॉर्ड पे जाए। एक सरकार नीति नियमों से बंधी हुई होती है, दूसरा पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। सरकार कोई स्कीम बनाती है, पार्लियामेंट की अनुमति से कोई योजना बनाती है, और भारत सरकार जो योजना बनाती है, कोई स्कीम बनाती है, वो सरकार की योजना के लिए होता है।
और ये योजना जो सरकार चलाती है, सभी सरकार को कभी हमने कोई फंड नहीं रोका है। अभी यहाँ माननीय सदस्य ने जो अपनी बात कही है नेशनल हेल्थ मिशन के संदर्भ में, नेशनल हेल्थ मिशन हो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसका पुराना नाम था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए जो उसमें नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज, उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए प्लीज, नो प्लीज, दैट्स अ प्रोसेस इज देयर मिस्टर देवी, प्लीज सिट, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट। उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी का 60% देने के लिए सम्मानीय सदन ने हमें अनुमति दी है। वहां पर जो मेडिसिन आती है, मुफ्त मेडिसिन, उसमें 60% पैसा देने के लिए सम्मानीय सदन ने हमें अनुमति दी है। जिस सरकार इस योजना का ये ही स्थिति में अमल करता है उसको हम भली भांति मदद करते हैं, लेकिन कोई सरकार ये योजना अपने नाम से करे और हमारी योजना ही ना रहे, जिसको पार्लियामेंट की अनुमति ना हो, जो रूल्स रेगुलेशन में आता न हो, जिसको कैबिनेट की अप्रूवल न हो, उसको तो हम कैसे पैसा दे सकते? इसलिए किसी को पैसा देने के लिए हमारी माननीय विवेक ठाकुर, इट्स नॉट, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट। डेरिक जी आप जानते हैं प्रोसेस। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर, धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी का भविष्य उनकी सेहत से जुड़ी हुई है। जैसा कि कहा जाता है आरोग्यम धन संपदा, परंतु आज युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ जिस प्रकार ये कुछ कंपनियां जो जंक फूड के बिजनेस में हैं, एनर्जी ड्रिंक के बिजनेस में ये कर रही हैं, ये मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शुगर और सॉल्ट हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और खान पान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन इसका अति उपयोग स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से हानिकारक होता है ये हम जान लें, क्योंकि भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के पेशेंट की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, इसका कुछ डेटा जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो कि ICMR का एक स्टडी है जो पब्लिश हुआ है बहुत विश्व के प्रतिष्ठित जर्नल में, द लांसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी। India is home to a whopping 315 million people with hypertension, 101 million with diabetes, 136 million Indians are pre-diabetic, 213 million people live with high cholesterol, 185 million suffer from high LDL cholesterol or bad cholesterol, while 254 million live with generalized obesity and 351 million have abdominal obesity. These non-communicable diseases were also behind 65% of deaths in India. महोदय, हमारे युवा पीढ़ी तो हम सब इस समस्या से जूझ ही रहे हैं कि जंक फूड जो है, क्वेश्चन नंबर 76 श्री सुशील कुमार मोदी। पूछता हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, a statement is laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि UPA 2 के दौरान कितने के ऑयल बॉन्ड इशू किए गए थे, कितने का पेमेंट हो चुका, कितना बकाया है और बाकी कब तक इसका भुगतान और सरकार करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, the question is on the utilization of cylinders by beneficiaries of Ujjwala. But sir, I have a learned colleague. He has asked a question which is somewhat, not directly, but somewhat distantly related to the issue. And he has sought a question which is interesting. The question seeks to know how in the tenure, during the tenure of the previous government, the issue of price rise, I think that should be the question, was confronted. It was confronted, as the honorable member has said, through the floating of oil bonds, which in essence means that if you have a financial difficulty that you have to confront, then you float bonds
and someone else will have to pay them back. So those oil bonds floated between the years 2004 and 14, that I think was the tenure of that was the period. I think there were close to 1,41,000 crores, but I seek forgiveness if my figure is slightly misaligned, but it's not. No, you mean numerical figure. Numerical figure. No, my figure, sir, I'm trying to lose weight. Yes. It's a constant struggle also, sir. 1,41,000, and the honourable member has said, how do you do it? Sir, but in the Punjabi language, if I may be permitted, because the leader of the opposition had said, why don't you speak in Hindi? I was tempted to speak in Punjabi. Sir, Punjabi mein hum rishte zara jaldi jod lete hain, but I was not implying that in totality. हमें 1,41,000 करोड़ के जो नाना जी ने कर्ज लिया, पोते जो हैं उनके, the second generation, we are paying back 3,50,000 crores. ये होती है, this is what I call absolute irresponsible governance model. What we did during the current Prime Minister's period, sir, we took a number of steps to do it very differently. We diversified the sources of supply. The Honorable Prime Minister, who is very sensitive to the requirements of the most vulnerable sections of society, reduced the central excise duty on petrol and diesel on 2 occasions, sir, in November 21 and May 22, as a result of which, sir, I want to tell you, and this is very interesting, the loss of revenue to the government as a result of the reduction of excise was 2.2 lakh crores, sir. We also, our BJP ruled states, and I want to thank them, they reduced the VAT. As a result of which, what happened is that we had 2 differential levels of petrol and diesel pricing. You had the BJP ruled states where petrol on an average sells for 96